जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today, November 25, I will discuss these topics from current affairs. आज के प्री-सिक्योर के सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. एक और बात, आज भी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के मन में आज भी ये कंफ्यूजन था कि हम प्री सिक्योर के क्लासेस से, प्री सिक्योर के वीडियो से नोट्स कैसे बनाएं. आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है गाइज, क्योंकि ये जो भी सेशन में लेता हूँ इसका पीडीएफ तो मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर ही देता हूँ, और इस हर डे के पीडीएफ का मंथली कंपाइलेशन भी आपके साथ शेयर हो जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके एप्लीकेशन में, टेलीग्राम ग्रुप्स में. तो आपको ना नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. आप सिंसियरली इसको देखिए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे रिवाइज कर लीजिए, मंथली कंपाइलेशन जब निकले उसको प्रिंट करवा के रिवाइज कर लीजिए. ये आप कर सकते हो. नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट्स हम बनाकर देते ही हैं. जहां तक न्यूज़पेपर पढ़ने की बात है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे भी नोट्स नहीं बनाना है. उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे ना, उसको सिर्फ अपने एक कॉपी में, एक नोटबुक में लिख लो, टॉपिक का नाम लिख लो बस, और डेट लिख लो कि ये इस न्यूज़पेपर में इस डेट को आया था. बस इतना कर लो. इतना तो कर सकते हो ना. ये चीज कीजिए, ठीक है. अननेसेसरी नोट्स मेकिंग करके अपना टाइम ना बर्बाद करें, स्मार्ट यूज करें टाइम का. चलिए हम आपका आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं. तो आज जो पहला टॉपिक है वो है एसीआई-टीआई पार्टनरशिप. एसीआई-टीआई पार्टनरशिप, जब तक इसके डिटेल्स नहीं जानेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये पार्टनरशिप इंडिया के स्ट्रेटेजिक नीड को या इंडिया के इकोनॉमिक नीड को आखिर किस चीज के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है, देखेंगे हम आज डिटेल से देखेंगे. दैनिक स्पीसीज जो न्यूज में था, जिसका नाम है अफ्रीकन ग्रे पैरट. अफ्रीकन ग्रे पैरट ये न्यूज में था. न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये चीज मालूम पड़ा कि दो द स्पीसीज इज थ्रेटन्ड, स्पीसीज थ्रेटन्ड कैटेगरी में है, बट आईयूसीएन के थ्रेटन कैटेगरी में है, बट इंडिया में इसके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ना कोई लीगल मेजर्स अवेलेबल नहीं है. जो साइट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर इलीगल इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने का काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस, उसने इसके ट्रेड को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर रखा है, इलीगल ट्रेड को. लेकिन इंडिया में ऐसे कोई मेजर्स नहीं है. ये चीज अभी न्यूज़पेपर में आई थी. हम आज और बाकी डिटेल्स भी इसके डिस्कस करेंगे. देन एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे, ऑसिनडेक्स नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज. मोसेस एक जो प्लांट स्पीसीज होता है ना, कंप्लीटली बाकी प्लांट्स की तरह होता भी नहीं है, रूट्स भी नहीं रहते हैं प्रॉपरली, बट स्टिल इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मोसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. इनको हम पायनियर स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं. आज तुम्हें मैं बताऊंगा पायनियर स्पीसीज क्या बोलते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, राइट. तो ये हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक्स को भी. एंड द फिफ्थ टॉपिक वुड बी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, अभी रिसेंटली ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया की तरफ से? क्या प्राइम मिनिस्टर का पार्टिसिपेशन होता है, या होम मिनिस्टर का, या फिर किसी और इंडिविजुअल का, किसी और ऑफिस बेयरर का? वो हम डिस्कस करेंगे. क्या रेलेवेंस है वो भी, क्या इसमें करंट में चेंजेस हुए हैं, वो सारी डिटेल्स. दिन कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करके आज के न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है. दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडेज प्री सिक्योर 25 नवंबर. चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं. पहला टॉपिक है एसीआई टीआई पार्टनरशिप. अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और उनके साथ उनके कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स को, कैनेडियन काउंटर पार्ट्स एंड ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स को. That PM Modi at G20 Leaders Summit had trilateral tech alliance with Canada and Australia. कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राइलेटरल अलायंस साइन करते हैं, या ट्राइलेटरल अलायंस के ऊपर सहमति बनती है. एक्चुअली प्रॉपर अभी तक साइन नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है. क्या है ये? कनाडा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्राइलेटरल अलायंस, जिसको नाम दिया गया है एसीआई टीआई पार्टनरशिप. तो जरा फिर से हम इस न्यूज क्लिपिंग को देखें. देखो, this was announced after Prime Minister Narendra Modi, Australian PM Anthony and Canadian PM Mark Carney met on Saturday on the sidelines of G20 summit at Johannesburg in South Africa. अब ये तीनों नेशंस आपस में मिल रहे हैं और मीटिंग किसकी चल रही है? G20 लीडर की चल रही है. ये जो G20 ग्रुप है ना, ये G20 ग्रुप जब हम आईआर की क्लासेस करते हैं, प्रशांत सर जब आपको आईआर पढ़ाएंगे या जिन भी क्लासेस में पढ़ाया है, तो G20 का एक पर्पस क्या रहता है ना, कि यहाँ पर वैसे नेशंस जो कि G5 या G4 जो एक्चुअली में डेवलप्ड नेशंस हैं, इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्रुप को ये टारगेट कर सके, या उस ग्रुप को टारगेट करने का मतलब उस ग्रुप के साथ कंपीट कर सके. मोस्टली यहाँ पे इंडिया या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया है ना, और बाकी डेवलपिंग नेशंस हैं. सो इनका गोल ये रहता है कि जो मेन डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है, हम उनके कंपटीशन में आ सकें, हम उनके साथ कंपीट कर सकें. हमारे ऊपर अगर मान लो सपोज चाइना का कोई रिस्ट्रिक्शंस है,
या यूएसए का कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो हम उस रिस्ट्रिक्शंस को भी दूर कर सकें। ये G20 लीडर का एक मेन पर्पस रहता है। अब इसी समिट में एसीआई टीआई पार्टनरशिप आया। सो पहली चीज क्या, द एसीटीआई पार्टनरशिप एम्स टू इनहेंस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैंने तुमको क्या बताया कि G20 का टारगेट है कि जो ग्लोबली डेवलप्ड नेशंस हैं उनके साथ कंपीट करना, उनके साथ पैरेलली आगे बढ़ना। तो पैरेलली आगे बढ़ने के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो इमर्जिंग फील्ड है, इससे रिलेटेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही पड़ेगा। एसीआई टीआई पार्टनरशिप वही चीज है। Second, India is a formal member of the Five Eyes Intelligence Alliance, which includes nations like the USA, UK and Canada. ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, ये भी इस न्यूज के साथ न्यूज़पेपर में मेंशन थी, हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस क्या है और क्यों इंडिया के लिए ऐसे ग्रुप का मेंबर नहीं होने के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, एसीआई टीआई पार्टनरशिप किस तरह से इस ग्रुप को बाईपास करने में इंडिया को हेल्प करेगा, वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थर्ड, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसीआई टीआई इज टू बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स especially for critical minerals as part of a broader effort to reduce dependence on China। बिल्कुल, हमें अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लेकर या क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर या ग्रीन एनर्जी से लेकर, है ना, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए सोर्सेस है, उन सब के लिए ना हमें क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिया में भी क्रिटिकल मिनरल को लेकर नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट अभी भी ही हम किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, काफी ज्यादा हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं जो चाइना से होकर आता है। अब अगर हम एसीआई टीआई को सक्सेसफुली ऑन ग्राउंड लेकर आ जाएंगे ना, तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो जाएगी। कैसे चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि वही क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से हो पाएगा, एंड दैट्स वाई एसीआई टीआई चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। 1 एंड 3 आर करेक्ट, आपको करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, 1 एंड 3 ओनली। ओके, चलिए, सो एसीआई टीआई पार्टनरशिप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब एशिया में इंडिया, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के बीच का, ये तीन कॉन्टिनेंट्स के, इन तीन मेजर नेशंस के बीच का एक अलायंस है, जिसके बारे में अभी फॉर्मल साइनिंग नहीं हुआ है। ये फॉर्मल साइनिंग करने का काम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। कोर पिलर्स क्या होंगे एसीआई टीआई पार्टनरशिप के, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि 6G के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग्स के लिए, एआई के लिए हेल्प करेंगे। उसमें ये तीनों देश आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। कौन कौन से, कनाडा, इंडिया, हमारा प्यारा भारत और ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन एनर्जी इनोवेशन, अगेन ग्रीन एनर्जी के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए भी हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है, वहां पर भी ये देश कोऑर्डिनेट करेंगे। रेजिलिएंट सप्लाई चेन डेवलप होगा, जिससे चाइना का डोमिनेंस या यूएसए का डोमिनेंस या ऐसे किसी भी नेशन के डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सकेगा, बिकॉज दिस क्रिटिकल मिनरल्स दे आर फाउंड इन गुड नंबर और एनफ अमाउंट इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, एआई के फील्ड में, अब सिंस हम एसीआई टीआई जो हमारा पार्टनरशिप है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा, तो एआई के फील्ड में भी भारत जैसे देश को काफी सहायता मिलेगी। ओके, चलिए सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस होगा चाइना फैक्टर को काउंटर करना, क्योंकि लिथियम, कोबाल्ट, बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं, लिथियम, कोबाल्ट एंड बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसा मैंने तुम्हें समझाया कि हमें चाइना के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना होता है। हमारे यहाँ भी रिसर्च हो रहा है, बट अभी भी ना उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। अब वो डिपेंडेंसी हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के थ्रू फुलफिल करेंगे, चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगा। दूसरा, कनाडा रिसेट। कनाडा रिसेट क्या है, कनाडा के साथ ना जब जस्टिन ट्रेडी वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ना, और स्पेशली उन्होंने जिस तरह से खालिस्तानी ग्रुप को अनडिस्क्लोज्ड मैनर में सपोर्ट करने का काम किया, पीछे से सपोर्ट करने का काम किया, उससे भारत और कनाडा के रिलेशन थोड़े से खट्टे हो गए थे, थोड़े खराब हो गए थे। पर जब से ये न्यू प्राइम मिनिस्टर आए मार्क कार्नी, तब से भारत और कनाडा के रिलेशन ना बेहतर हो रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक रिसेट में भी एसीआई टीआई पार्टनरशिप हमारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देन इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर, क्वाड नाम का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, यूएस, जो कि आजकल ज्यादा नाक चढ़ाकर रखा है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। अब हम अगर टेक क्वाड की बात करें तो टेक क्वाड क्या करेगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा कौन सा हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। यहाँ पे 4 अभी मेंबर नहीं है, बट एटलीस्ट टेक क्वाड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम किसी तरह से इसमें जापान की भी एंट्री करवा देंगे तो टेक्निकल क्वाड फुलफिल हो जाएगा, 4 मेंबर फुलफिल हो जाएंगे जो टेक क्वाड का फॉर्मेशन कर सकेंगे, टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन आपस में बनाएंगे, एक्सचेंज कर सकेंगे।
अब बात करते हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क का। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात हमने पहले ही स्टेटमेंट में चेक कर लिया था। तो कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क का? यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये फाइव आइज का भी मेंबर है और जो हमारा एसीआईटीआई है उसका भी मेंबर है। अर्थात फाइव आइज के जो ये मेंबर नेशन है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जब ये भारत के साथ मिलकर भारत को सपोर्ट करेंगे तो हम एक तरह से फाइव आई को बाईपास कर पाएंगे। फाइव आई की पार्टनरशिप या फाइव आई इंटेलिजेंस नेटवर्क का मेंबरशिप नहीं होने के बाद भी जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगा, जो भी इंटेलिजेंस लेवल पर सपोर्ट चाहिए होगा, क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए होगा, वो हमें एसीआईटीआई से मिल जाएगा विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ फाइव आइज, जिसके लिए यूएसए काफी ऑब्जेक्ट कर रहा है और मेंबर हमें नहीं बनने देगा शायद। ओके, दूसरा आता है अफ्रीकन ग्रे पैरट। अफ्रीकन ग्रे पैरट, द हिंदू क्या बोल रहा है? दैट द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया have no record of African grey parrot trade, reveal the RTI response। जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है ना, ये अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। इट मींस इसका जो इलीगल ट्रेड है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पर हमारे भारत देश में इसको लेकर कोई भी नेशनल लेवल का लेजिस्लेशन नहीं है जो कि इसके ट्रेड को रोक सके। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में इसका ट्रेड, ये अफ्रीकन ग्रे पैरट जो है, इसका ट्रेड काफी ज्यादा होता है। थ्रेटन्ड स्पीसीज है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। चलो, ये चीज तो तुमको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इट इज लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स व्हिच प्रोहिबिट्स इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ द स्पीसीज। बिल्कुल, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड को, क्योंकि इस कॉमर्शियल ट्रेड से इसके एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगा। एंड दैट्स व्हाई अपेंडिक्स 1 में जो स्पीसीज है उनका इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिटेड है। दूसरा, रिसर्च पर्पस के लिए हो सकता है, बट हम कॉमर्शियल ट्रेड की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई प्रोहिबिटेड है। It is native to the savanna and rainforest of West and Central Africa। यस, अफ्रीकन ग्रे पैरट है, ये आपको सवाना एंड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका वाले रीजन में मिलते हैं। थर्ड, इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल। अभी मैंने बताया वल्नरेबल नहीं, क्या है? इंडेंजर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढना था, करेक्ट ढूंढना होता तो 1 into ढूंढते, इनकरेक्ट के लिए 3 ओनली। आ जाइए, ये आपका अफ्रीकन ग्रे पैरट। इनको ना आइंस्टाइन ऑफ बर्ड वर्ल्ड भी बुलाते हैं। आइंस्टाइन चाचा जो थे हमारे, वो अपनी समझदारी के लिए जानते थे, उसी तरह कुछ इसकी भी, इस बर्ड की भी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है। ये सिर्फ बर्ड को, ये सिर्फ आवाज को मिमिक नहीं करता है। जैसे हमारे यहाँ जनरली जो तोता होता है ना, मिठू जिसको लोग बुलाते हैं, जैसे मेरे भी कजिन सिस्टर ने अपने घर में रखा है, तो उस मिठू के पास जाकर बोलो हेलो हेलो, तो मिठू भी बोलेगा हेलो हेलो। बट यहाँ पर हमारा जो मिठू है, हमारा जो तोता है, ये सिर्फ मिमिक नहीं करेगा, ये वर्ड की मीनिंग भी समझता है कि अच्छा हेलो माने क्या, फलाना वर्ड का मीनिंग क्या, साइड्स का मतलब क्या, आईयूसीएन का मतलब क्या। इतना डिटेल में नहीं समझेगा, बट कुछ हद तक जरूर समझ जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइंस्टाइन ऑफ द बर्ड वर्ल्ड। ठीक है, मीडियम साइज का मिलता है, रेड टेल इसकी होती है, लाल जैसी पूंछ होती है थोड़ी सी। लाइफ स्पेन 40 to 60 ईयर्स का होता है, मतलब काफी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। आईयूसीएन इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई करता है एंड साइट्स अपेंडिक्स 1 में, जिससे कि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड मिला है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसका ट्रेड पूरी तरह से क्या होगा गाइज? प्रोहिबिटेड होगा। रिसर्च पर्पस के लिए एक देश से दूसरे देश ले जाया जा सकता है, बट नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। याद रखें ये चीज, ठीक है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर आते हैं, तो अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में है। इसके साथ साथ अच्छा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले ये देखिए। टू ब्रीड और ट्रेड अपेंडिक्स 1 स्पीसीज इन इंडिया द फॉलोइंग आर मैंडेटरी। कि जो अपेंडिक्स 1 स्पीसीज हैं साइट्स के, उसके ट्रेड के लिए क्या मैंडेटरी है? ब्रीडर्स ऑफ स्पीसीज लाइसेंस रूल 2023 एंड द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और इस वजह से इंडिया में इसका ट्रेड हो पाता है। अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती है साइट्स की, डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, एंड एनओसी हमें चाहिए होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। अब ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से एनओसी हासिल करना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से लाइसेंस हासिल करना, ये दोनों प्रोसेस ना इंडिया में हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं तुम्हें भी पता है। अब साइट्स के इंपोर्ट परमिट की जहां तक बात है, साइट्स तो प्रोहिबिट करता है कि भाई आप कॉमर्शियल ट्रेड के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, पर रिसर्च के लिए भी लाए जाने वाले इस अफ्रीकन ट्रेड का ना इंडिया में इलीगल ट्रेड होना शुरू हो जाता है। काफी कॉस्टली बिकता है। अब आइंस्टाइन ऑफ बर्ड वर्ल्ड बुला रहे हैं तो काफी कॉस्टली होगा। दैट्स व्हाई ये इलीगल ट्रेड इंडिया में अभी फल फूल रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये वर्ल्ड के सबसे ट्रैफिक्ड पैरट्स में से माना जाता है अपने इंटेलिजेंस के लिए। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीड डिस्पर्सर का काम करेगा अफ्रीकन इकोसिस्टम में। दैट्स वेरी सिंपल ना। सवाना ग्रासलैंड वाले रीजन में है, तो ये जो कुछ भी खाएगा और दूसरे जगह जाकर वहां पर पोटी करेगा तो उससे सीड्स का डिस्पर्सल होगा, वहां पे प्लांट्स उगेंगे।
इट इज ऑल्सो अ फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज किसको बोलेंगे? जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन का, अब जैसे मान लो कि सवाना रेन फॉरेस्ट है, सवाना रेन फॉरेस्ट के हेल्थ को शोकेस करने का काम, हेल्थ का झंडा ढोने का काम कौन कर रहा है? हमारा ग्रे पैरट, अफ्रीकन ग्रे पैरट स्पीसीज। एंड दैट्स वाई इसको फ्लैगशिप स्पीसीज बुलाते हैं। ऐसा स्पीसीज जो पर्टिकुलर किसी रीजन के कंजर्वेशन को शोकेस करता है, फ्लैग बियरर का काम करता है, फ्लैगशिप स्पीसीज कहते हैं। सिंपली ऐसे याद रखो। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स 2025। एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स 2025 जिसमें आईएनएस सह्याद्री एंड एचएमएस बलार्थ ने पार्टिसिपेट किया। कहां पर हो रहा है ये? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में। ठीक है, हमें इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से ही ये चीज मालूम पड़ गई कि नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलियन एचएमएस बलार्थ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का एंड इंडियन नेवी का आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब डिटेल पर आते हैं। इट इज अ बाइएनियल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, यस इट इज करेक्ट, बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। करेक्ट है, बाइएनियल है, याद रखिएगा। द 2025 एडिशन वाज कंडक्टेड इन द इंडियन ओशन, ना भैया, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, रॉन्ग। अभी हमने न्यूज क्लिपिंग में देखा। आईएनएस सह्याद्री एंड एचएमएस बलार्थ पार्टिसिपेटेड इन द 2025 एडिशन, करेक्ट। The exercise focuses on enhancing interoperability through advanced drills like anti-submarine warfare. एंटी-सबमरीन वॉरफेयर्स या बाकी जो नेवल फोर्सेस के लिए जो भी वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज की, वॉरफेयर टेक्निक की जरूरत होती है, उन सबको चेक किया जा रहा है इस एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स में। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट चेक करना था? तो 1, 3 एंड 4 आंसर क्या होगा? ए। 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए, सो बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी बाइएनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार किया जाएगा। 2025 का एडिशन कहां पे किया जा रहा है? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री, ये फैक्ट याद रखिएगा, एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एचएमआईएस बलार्थ ने पार्टिसिपेट किया है। मेन इसका पर्पस हो जाएगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी फायरिंग, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट मैन्यूवर। जैसा मैंने बोला कि जो भी इमर्जिंग टेक्निक चाहिए नेवल वॉरफेयर में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, उन सब चीज को चेक किया जा रहा है एक्सरसाइज ऑसिनडेक्स। ठीक है, बाकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच भी अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ऑस्ट्रा हिंड है, पिच ब्लैक है, मालाबार एंड क्वाड है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको भी अपने प्रीलिम्स के लिए आप याद रखें, ये सारी चीजें ना प्रीलिम्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ टॉपिक इज रिलेटेड टू द मोसेस। मोसेस, क्या इंडियन एक्सप्रेस बोल रहे हैं दैट द मोस्ट स्पोर्स सर्वाइव मंथ्स इन स्पेस। ये जो मोस्ट स्पीसीज है ना, प्लांट स्पीसीज है, ये धरती पे तो मिलते ही हैं बेचारे। अब बेचारे क्या एक्चुअली ये जो है ये स्पेस में भी सर्वाइव कर रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? क्या सिग्निफिकेंस इसका है? इसके लिए हम मोसेस के डिटेल्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, मोसेस आर अमंग द ओल्डेस्ट लैंड प्लांट्स एंड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। एकदम सही बात है। ये जो मोसेस होते हैं ना, ये एक्चुअली ना अपने सीड्स के थ्रू नहीं, अपने स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं, एंड ओल्डेस्ट लैंड प्लांट भी माने जाते हैं। दैट्स व्हाई हम इनको ना पायोनियर स्पीसीज बुलाते हैं, कि किसी भी रीजन में सबसे पहले इनका ग्रोथ होता है। पायोनियर स्पीसीज सबसे पहले ये ग्रो करना शुरू करते हैं, और धीरे 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 इन पायोनियर स्पीसीज से एक पूरा जंगल बन सकता है, एक पूरा फॉरेस्ट एरिया बन सकता है, जिनको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बुलाएंगे, है ना। पायनियर मतलब जहां से शुरुआत हुई, क्लाइमेक्स मतलब जहां पर अंत होगा। ऐसा अंत मतलब जरूरी नहीं है कि अंत हो जाए, सबसे डेवलप्ड स्टेज को हम क्लाइमेक्स स्टेज बुलाएंगे। सेकंड, मोसेस पोजेस ट्रू रूट्स कॉल्ड राइजोइड्स व्हिच विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीप सॉइल लेयर्स। एक्चुअली इनके पास रूट्स होता ही नहीं। ये जो भी वाटर और एयर ऑब्जर्व करना है ना, ये अपने स्पॉन्ज लाइक लीव्स से करते हैं, रूट्स नहीं होता है इनके पास, ट्रू रूट्स नहीं होता है। Third, mosses act as pioneer species and help in formation of the first soil layer on barren surface. Yes, फर्स्ट सॉइल लेयर बनाने का काम ये करेंगे पायोनियर स्पीसीज। धीरे धीरे वो बैरन सरफेस एक जंगल के रूप में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। थर्ड करेक्ट है ना। अब पायोनियर और क्लाइमेक्स क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बताना। फोर्थ, mosses आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन एंड आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। बिल्कुल, मॉसेस जो होते हैं ना, दे आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। जहां पर एयर पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा, आप वहां पे मॉसेस को नहीं देखोगे, ये आपको क्लीन रीजन में दिखेगा। दैट्स वाई जब हम फॉरेस्ट घूमने जाते हैं किसी फॉरेस्ट वाले रीजन में, वहां दिखता है, हमें गांव घरों में दिखता है जहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, दिल्ली में नहीं दिखने वाला है, दिल्ली में बेचारे इंसान दिखने कम हो गए, मॉसेस क्या दिखेगा। इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 2 ओनली। करेक्ट ढूंढना होता तो 1, 3 एंड 4 ओनली चूज करते हैं। सोमोसिस के बारे में डिटेल्स आपको मैं बता चुका हूं। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं
राइट, एंड दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल पाइप्स। जाइलम, जाइलम क्या करता है, जैसे मान लो कि ये एक ट्री हो गया, है ना, ये एक ट्री हो गया, तो यहाँ से वाटर या बाकी न्यूट्रिएंट्स ऊपर लीव्स तक ले जाने का काम क्या करेगा, जाइलम। और हमारा फिर से हम ट्री बनाते हैं, ट्री में ये जो लीव्स हैं ये यहाँ पे फूड प्रोडक्शन का जो काम कर रहे हैं, ये ट्री के बाकी पार्ट्स तक ले जाने का काम क्या करेगा, फोलियम। ठीक है, जाइलम एंड फेलियम का ये आप पर्पस याद रखिएगा, ये भी जनरल साइंस में कई बार पूछा जाता है। ओल्डेस्ट लैंड प्लांट के रूप में जाना जाता है, कोई भी सीड्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, स्पोर्स के थ्रू ग्रो करेगा, ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ये भी समझाया मैंने तुम्हें, राइट। एंड किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, जब रूट्स नहीं होता है तो स्पॉन्ज लाइक इनके जो लीव्स होते हैं ना, ये जो लीव्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटे छोटे लीव्स, इनके थ्रू ये वाटर को या एयर को ऑब्जर्व करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। सर्वाइवल कैपेसिटी भी इनकी अच्छी होती है, बट फिर भी ज्यादा जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। रीजेनरेटिव कैपेसिटी भी अच्छी है, रीजेनरेटिव कैपेसिटी अच्छी है, दैट्स व्हाई बैरन लैंड में भी ग्रो करेंगे, तभी तो पायनियर स्पीसीज है। पायनियर उन्हीं को बुलाते हैं ना जो उस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाए जहां बाकी लोग जमीन छोड़कर जाने लगते हैं। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये अपना डेवलप करते हैं, क्या है, मल्टीपल स्पोर वॉल लेयर्स फंक्शनड एज पासिव सील्डिंग प्रोटेक्टिंग डीएनए एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज फ्रॉम एनवायरमेंटल स्पेस। मतलब एक साथ बहुत सारे मॉसेस जब उग जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को ही, अपने बीच वाले अंदर वाले मॉसेस को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि घर में हम लोग हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो एक टाइप से अपने बच्चों को एनवायरमेंटल स्ट्रेस या सोसाइटी के स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं, कुछ वैसा ये भी। Physiological integrity, chlorophyll levels remained stable, indicating the preservation of essential photosynthetic machinery without long term damage। बिना लॉन्ग टर्म डैमेज हुए काफी छोटे से, मामूली से, मासूम से दिखने वाले प्लांट स्पीसीज हैं, इसलिए ये क्या करते हैं ना, अपने फोटोसिंथेसिस लेवल, क्लोरोफिल लेवल को ना स्टेबल बनाने का काम करते हैं। अगर क्लोरोफिल लेवल स्टेबल नहीं होगा तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि ये सरवाइव कर सके। दैट्स व्हाई दे मेंटेन द क्लोरोफिल लेवल। ये कुछ उसी तरह से हो गया कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं और हमें अपना खर्चा भी चलाना है, डे बाय डे के लिए चीजें खरीदनी भी हैं, तो हम सोच समझकर खर्च करते हैं। कुछ इसी तरह ये भी क्लोरोफिल को सोच समझकर खर्च करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मोसेस, मोसेस का सिग्निफिकेंस पायनियर स्पीसीज है, दैट्स व्हाई बैरन रॉक पे भी सॉइल फॉर्मेशन होता है, इरोजन कंट्रोल का काम करेंगे, वाटर रेगुलेशन होगा, बायो इंडिकेटर भी। मोसेस आपको जिस रीजन में मिल रहे हैं, इट शोज कि द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इज लेस, और जहां पे मोसेस खत्म हो जा रहे हैं, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर। कार्बन सिंक का भी ये काम करते हैं। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मोस व्हिच आर प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन। फिफ्थ टॉपिक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। आप यहाँ पे इंडिया के रियल जेम्स बॉन्ड श्री अजीत डोभाल साहब को देख सकते हो। मिस्टर डोभाल होस्ट सेवेंथ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एनएसए मीट इन दिल्ली। नाम वैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, पर उसकी मीटिंग इस बार कहां पर हो रही है, दिल्ली में। जहां पर किस पे फोकस किया जाएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड रीजनल कॉपरेशन। ये इमर्जिंग चैलेंजेस हैं और रीजनल कॉपरेशन से इन चीजों को हम टैकल कर सकते हैं। यही बात होगी कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में न्यू दिल्ली। पहला स्टेटमेंट, सीएससी ओरिजिनली बिगेन एज ए ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव बिटवीन श्रीलंका एंड मालदीव। बिल्कुल, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में इसको पहले स्टार्ट किया गया था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। अब बाकी नेशंस भी बाद में जुड़ेंगे। बांग्लादेश एंड मॉरिशस एंड बांग्लादेश आर फुल मेंबर्स ऑफ सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, व्हाइल सेशल्स पार्टिसिपेट्स ओनली एज एन ऑब्जर्वर। नहीं, ये गलत है। अब सेशल्स भी फुल टाइम पार्टिसिपेंट बन चुका है। बांग्लादेश एंड मॉरिशस तो है ही, सेशल्स ने भी फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है। दैट्स व्हाई सेकंड रॉन्ग, ओनली ऑब्जर्वर नहीं है, फुल टाइम ज्वाइन है। The CSC Colombo Security Conclave established its first permanent secretariat in Colombo, Sri Lanka in 2024। बिल्कुल, पिछले साल 2024 में ही श्रीलंका में पहली बार अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट खोलने का काम किसने, पहली बार अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट खोलने का काम कोलंबो में 2024 में किया गया है। पहला, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। The grouping focuses only on maritime security and does not include areas like cyber security and terrorism। ये तो कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों अवॉइड करेंगे। फोर्थ गलत। हाउ मेनी करेक्ट पूछ रहा था, ओनली 2 आंसर। चलिए, सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जहां पे एनएसए लेवल की मीट होती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की। आप भारत के एनएसए श्री अजीत डोभाल साहब को यहाँ पे देख सकते हैं।
इसका सेक्रेटेरिएट कोलंबो में 2024 में एस्टेब्लिश किया गया था। फुल मेंबर्स की बात करें तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, पहले ये तीनों मेंबर थे, फिर मॉरिशस एंड बांग्लादेश ने ज्वाइन किया और अब रिसेंटली किसने ज्वाइन किया? सेशल्स ने। तो टोटल कितने मेंबर हो गए अभी? 6 मेंबर। ठीक है। 2011 से इसका फॉर्मेशन होता है। पहले 3 देश थे, फिर धीरे 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 करके नवंबर 2025 में फाइनली 6th मेंबर के रूप में किसको ज्वाइन करवाया गया? सेशल्स को। कोऑपरेशन क्या है? तो मैरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग अक्रॉस कोस्टल रीजन, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कोस्टल रीजन में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब कुछ हमारे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक फीचर होता है या सिग्निफिकेंस होता है। ये साथ ही साथ भारत का जो सागर विजन है उसको भी सपोर्ट करेगा, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन वाले रीजन में काउंटर करने में हेल्प करेगा, और इंडिया इन सब नेशंस के बीच में, ये मेंबर देखो कौन कौन से मेंबर है, देखो यहाँ क्या क्या है मेंबर, श्रीलंका है, मालदीव है ना, फिर बांग्लादेश एंड मॉरिशस है और सेशल्स है। इन छोटे छोटे नेशंस के बीच में सबसे ताकतवर कौन? इंडिया यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो इंडिया ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी एक्ट करेगा। मतलब इन छोटे छोटे नेशंस के बीच में अगर इन छोटे नेशंस को, इन बफर स्टेट्स को हम अपना दोस्त बना सके तो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे ही, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जब एक्ट करेंगे किसी भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन में, सपोज सुनामी लाइक सिचुएशन में, भगवान ना करे वैसा हो, पर अगर सपोज वैसा कोई सिचुएशन हुआ तो भारत का जो इन्फ्लुएंस है ना, भारत का जो दबाव है, जो दबदबा है, वो भी बढ़ेगा। सेशल्स की हम बात कर ले तो सेशल्स एक आइलैंड नेशन है, आर्कीपेलेगो टाइप का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इंडियन ओशन वाले रीजन में राइट पड़ता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में ये लाई करता है। कैपिटल क्या है? विक्टोरिया, माहे आइलैंड पर। इसका ना कोई इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं है सेशल्स का। पहले यहाँ पे फ्रेंच सेटल हुए, फिर बाद में ब्रिटिश सेटल्स हुए, अब अलग अलग नेशन से लोग आकर यहाँ पे सेशल्स में सेटल हो गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी है एंड एक्सटेंसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को मिलते हैं, जो कि इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के सागर विजन के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर था। तेजस एयरक्राफ्ट एक बार न्यूज में है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से। खैर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो तेजस एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका डिजाइन एंड बिल्ड किसने किया है? एचएएल ने। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरा, इट हैज अ सिंगल सीट फाइटर वेरिएंट फॉर एयर फोर्स एंड नेवी एंड अ ट्विन सीट ट्रेनर वर्जन फॉर इट्स सर्विस। बिल्कुल सही है। जब फाइटर वेरिएंट की बात करें तो एयरफोर्स और नेवी सिंगल सीटर तेजस को यूज करता है, पर ट्रेनिंग के लिए ट्विन सीटर को यूज किया जाता है। मतलब एक साथ 2 पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी, पर फाइटर वेरिएंट में सिंगल सीटर रहेगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी। कुछ और बातें भी तेजस के बारे में जान लो। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट अमंग सुपरसोनिक फाइटर जेट। जो ये 4.5 जनरेशन के सुपरसोनिक फाइटर जेट हैं, उन सब में तेजस सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट है। मतलब भारत ने अपने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बहुत अच्छे से दिखाया है। हालांकि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा ना, हो सकता है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी रही हो कि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को ना रोकने के लिए कॉन्स्पिरेसी हो। ऐसे कॉन्स्पिरेसी की जाती है। देखते हैं जांच एजेंसियां क्या निकाल कर लाती है। दूसरी एक और चीज, एचएएल ने इसको डेवलप किया है, ये तो हम जानते हैं। एचएएल के द्वारा डेवलप किया है, सेकंड जेट है, क्योंकि जो फर्स्ट एचएएल ने डेवलप किया था उसका नाम था HF-24 मरूत, और ये सेकंड है तेजस। पहला HF-24 मरूत को डेवलप किया था एचएएल ने, दूसरा किसको डेवलप किया है इस बार? तेजस को। मणिपुरी डांस की बात करें तो इंडिया के क्लासिकल डांसेस में से एक मणिपुरी डांस। इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हो गए? यहां से स्टार्ट करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, इस साइड केरला में बात करें कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ऊपर बढ़ते हैं तेलुगु रीजन में, यहाँ से क्या हो गया? कुचिपुड़ी। ऊपर नॉर्थ इंडिया में बढ़ते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले पार्ट से कथक। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ बढ़ते हैं ओडिसी। इंडिया के और ईस्टर्न पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आसाम से सैट्रिया, यहाँ से मणिपुरी। टोटल कितने क्लासिकल डांस हो गए? काउंट कर लो, और ऐसे ही मैप पर याद रखना। अब मणिपुरी डांस की बात करें तो इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस फॉर्म एंड समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज मणिपुरी रासलीला। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, उनकी रासलीलाओं से रिलेटेड इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने का काम इस डांस फॉर्म में प्राइमरली किया जाता है। दैट्स व्हाई इसको मणिपुरी रासलीला भी बुलाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, द डांस फॉर्म रिगेन्ड इट्स लॉस्ट सिग्निफिकेंस अमंग द मासेस थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब मणिपुरी डांस फॉर्म के बारे में मालूम पड़ा ना, तो उन्होंने मणिपुरी डांस फॉर्म को शांति निकेतन के करिकुलम में इंक्लूड करवाने का काम किया था।
जिससे कि देश को, दुनिया को मणिपुरी डांस फॉर्म के बारे में दोबारा से मालूम पड़ना शुरू हुआ। सो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मणिपुरी डांस फॉर्म के रिवाइवल के लिए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर अगेन सी। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑडिट दिवस के ऊपर, जिसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। पढ़िए इसके बारे में और आंसर कीजिए। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉयलेट समिट के बारे में। टॉयलेट या फिर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड सोसाइटल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट समिट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, राइट। जिस टॉयलेट का नाम सुनकर हो सकता है तुम में से कई लोग अभी नाक भौं सिकोड़ रहे होंगे, वो नाक सिकोड़ने वाली बात नहीं है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अभी भी भारत जैसे देश में कई लोगों को साफ स्वच्छ टॉयलेट नसीब नहीं होता है। एज ए सिविल सर्वेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज को भी ध्यान रखें, ठीक है। ये दोनों आपके आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम लोग फिर से प्री सिक्योर के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपरली, राइट, डू नॉट वरी। जय हिंद।